Hello students, तो इस in this video we are discuss about the turning movement diagram of single cylinder double acting steam engine। ठीक है, तो अगर हम इसका एक्चुअल मॉडल देखते हैं स्टीम इंजन का, तो इस टाइप से रहता है कुछ। ये हमारा सिलेंडर रहता है और ये वॉल रहती है इसमें दो, और ये बीच में रहता है इसमें सेंटर में हमारा पिस्टन। ठीक है, तो ये इनर डेड सेंटर हो गया इसका, एक होता है इसका आउटर डेड सेंटर। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही ये वॉल ओपन होती है हमारी, ठीक है, ये कनेक्ट होता है हमारा कनेक्टिंग रॉड से ऐसे। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन में क्या होता है कि जैसे ये मान लिया इनर डेड सेंटर है हमारा। ठीक है, तो ये ओपन होती है वॉल और स्टीम इनसाइड द सिलेंडर जैसे ही एंटर करेगी तो ये पिस्टन को मूव कर देगी आउटर डेड सेंटर की तरफ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्रैंक की पोजीशन यहाँ से ये हो जाएगी हमारी 0 से 180। सपोज हमने इसको मान लिया है 0। ठीक है, और ये हो गई हमारी 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो टर्निंग मूवमेंट डायग्राम है सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का, इसमें एक्स एक्सिस पे हमने क्रैंक की पोजीशन को डिनोट किया है और वाई एक्सिस पे हमने टर्निंग मूवमेंट को डिनोट किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे ही इनसाइड द सिलेंडर स्टीम आएगी, हमारा जो पिस्टन है वो मूव किया है इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि 0 से 180 जैसे ही इसने मूव किया यहाँ से ये इसमें ये स्टीम आ गई सिलेंडर में और ये मूव कर गया हमारा यहाँ से इस पोजीशन से ये, तो क्रैंक की पोजीशन 0 से 180 हो गई दिस वन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमारी ये वाल तो क्लोज हो गई, तो हमारी ये ओपन होती है, तब हमारा जो पिस्टन है वो मूव करता है हमारा आउटर डेड सेंटर की तरफ ऐसे। तो ये 0 से 180 से हमारा पहुँच जाएगा यहाँ 360 डिग्री। ठीक है, तो अब टर्निंग मूवमेंट डायग्राम जो ड्रॉ हुआ है इसके बीच में, इसमें क्या हुआ है कि जैसे सपोज इनिशियल स्टेज में ये पोजीशन जो थी क्रैंक की वो 0 पे थी। ठीक है, और स्टीम यहाँ एंटर करना स्टार्ट किया है। ठीक है, जैसे ही स्टीम एंटर करती है तो हमारा जो टर्निंग मोमेंट है या क्रैंक एफर्ट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम पहुँच गया वो इस पोजिशन पे। ठीक है, सपोज जो हाफ डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर दिया हमारे पिस्टन ने। उसके बाद क्या हुआ कि हमने स्टीम को क्या है वो कट कर दिया, और जो ड्यू टू इनर्शिया है हमारा वो उस इनर्शिया के थ्रू पिस्टन नेक्स्ट जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करेगा और लास्ट में हमारी जो जाते जाते स्पीड हो जाएगी 0 की। ठीक है, तो यहाँ इस मैक्सिमम जब टर्निंग मूवमेंट हुआ तब हमने स्टीम को कट कर दिया और ड्यू टू इनर्शिया हमारी जो नेक्स्ट डिस्टेंस है वो ट्रेवल की है पिस्टन ने, तब हमारा पूरा जो साइकिल हुई है 0 से 180 वो कंप्लीट की है हमारे क्रैंक ने। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पॉजिटिव लूप फाउंड हुआ है डबल एक्टिंग स्टीम इंजन में, जब हमारी क्रैंक की जो पोजीशन है वो 0 से 180 हुई है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट जब हमारी ये वाल ओपन होती है तो पिस्टन अगेन हमारी इनिशियल पोजीशन में पहुंचता है और जो क्रैंक की पोजीशन है वो 180 से 360 पहुंचती है। ठीक है, सिमिलर इस केस में भी यही हुआ। जैसे ही हमने स्टीम एंटर किया इसमें इनसाइड द सिलेंडर, तो जब मैक्सिमम स्पीड हुई हमारे सिलेंडर की या फिर मैक्सिमम जो क्रैंक एफर्ट जब जनरेट हुआ इस पोजीशन पे पहुंचते हुए, तब हमने स्टीम को कट कर दिया और ड्यू टू इनर्शिया बाकी की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल की है हमारे पिस्टन ने, तब हमारा ये क्रैंक जो है वो 360 तक पहुंचा है यहाँ तक वापस। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम जो पोजीशन रही है क्रैंक की वो ये रही है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा 0 से 360 डिग्री रोटेट हुआ है क्रैंक सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन में। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स के हम नाम लिख देते हैं। जैसे ये पॉइंट्स हो गया O, ये पॉइंट्स हो गया हमारा A, ये हो गया B। ठीक है, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया हमारा E, ये हो गया F, ये हो गया E, F के बाद हो गया G, और ये H, और ये हो गया E, H के बाद I। ठीक है, इन सभी के नाम लिख दिए। तो अब हम बात करते हैं, जैसे सपोज हमने बात की थी जो मीन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन है वो यानी T मीन, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि जो हमारी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो इंजन पार्ट को ये पूरे सिस्टम को रोटेट करने के लिए
ज़रूरी है वो है हमारी मेन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन, ठीक है, ये वाली। सपोज इसका नाम लिख देते हैं हम x से i तक, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो टॉर्क जनरेट हुआ है वो इस पोजीशन पे हुआ है हमारा जनरेट b पे, f पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं जब हमारा जो क्रैंक है वो मूव करता है O से इस पोजीशन पे A, O से A, ठीक है। तो जो एनर्जी जनरेट होगी हमारी वो क्या होगी, जो एरिया अंडर द टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, जैसे सपोज ये जो टर्निंग मोमेंट है हमारा ये वाला, तो ये है वो एनर्जी जो जनरेट हो रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो कौन सी वाली है, जो हमारी मेन रेसिस्टेंट टॉर्क लाइन वाली जो लाइन है वो है हमारी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जब हमारा जो पिस्टन है, जो क्रैंक है वो O से A पे मूव करता है, ठीक है। तो O से A पे मूव करने में क्या है कि जो एनर्जी हमारी जनरेट हुई है वो हुई है एरिया अंडर द टर्निंग मोमेंट डायग्राम। इट मीन्स O, A एंड दिस, सपोज इसका नाम लिख देते हैं हम P, ठीक है। तो एरिया अंडर द टर्निंग मोमेंट डायग्राम O, A, P, ये एनर्जी जनरेट हुई है हमारी जब हमारा क्रैंक जो है वो O से इस पोजीशन पे पहुंचा है P पे, ठीक है। और रिक्वायरमेंट कितनी थी, जो टॉर्क मेन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन वाली थी, यानी कि O X A P, ठीक। तो सपोज जैसे हम हमारी जो पोजीशन है क्रैंक की वो O से P मूव कर रही है, ठीक है। तो O से P मूव करने में क्या होगा कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, ये T जो हमारी मेन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन के अंडर में जो एरिया है, यानी कि O जो रिक्वायरमेंट है वो O X A P, ये तो हो गई हमारी रिक्वायरमेंट। और जो जनरेट हुई है एनर्जी वो एरिया अंडर द टर्निंग मोमेंट डायग्राम O A P, तो जो जनरेट हुई है वो ये O A P। तो यहाँ से क्या देखते हैं हम कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है और जो जनरेट हुई है एनर्जी ये दिस इज लेस देन दी जनरेट, ठीक है। जो जनरेट हुई है जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है और जो जनरेट हुई है दिस वन O A P, दिस इज लेस देन दी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ क्या होगा इस केस में, जब हमारा पिस्टन मूव करेगा O से P, तो जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी तो एनर्जी फ्लाईव्हील से रिलीज हो जाएगी और इस तरीके से फ्लाईव्हील की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जब हमारा जो क्रैंक पोजीशन है वो P से यहाँ कहीं मूव करता है C, इसको हम नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हम इसका नाम लिख देते हैं Q, ठीक है। जब हमारा क्रैंक P से Q पे मूव करता है, ठीक है, जब पोजीशन हमारी P से Q मूव कर रही है तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, मेन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन के अंडर में जो एरिया है ये वाला, यानी P A C Q, ठीक है। तो इस केस में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, P A C Q, ठीक है, ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट। और जो जनरेट हुई है पावर विच इज एरिया अंडर द टर्निंग मोमेंट डायग्राम P A B C एंड Q, ठीक है। और जो जनरेट हुई है वो हुई है P एरिया अंडर द टर्निंग मोमेंट डायग्राम P A B C एंड Q, ठीक है। तो यहाँ क्या देखते हैं हम कि जो एनर्जी जनरेट हुई है विच इज ग्रेटर देन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जो एनर्जी ज़्यादा जनरेट हुई है वो हमारी फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाएगी और फ्लाईव्हील की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पोजीशन Q तक हमारा ये पहुंच जाएगा क्रैंक, ठीक है। सिमिलर हम देखते हैं Q से जब ये पोजीशन E तक मूव करेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ से E तक मूव कर रहा है ये Q, इसका नाम लिख देते हैं हम R, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, जब पोजीशन हमारी Q से R तक मूव करेगी तो इस पोजीशन में क्या होगा
कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, एरिया अंडर द मीन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन, यानी कि QCER। ठीक है, जब हमारी जो पोजीशन है क्रैंक की वो मूव करेगी Q से R, Q to R, उस केस में जो रिक्वायरमेंट है हमारी एनर्जी की वो कितनी है, एरिया अंडर द मीन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन QCE एंड R, QCE एंड R। ठीक है, ये वाली। और जो जनरेट हो रही है पावर वो कौन सी हो रही है, एरिया अंडर द टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ये वाली QCD एंड DER, ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरेट हो रही है पावर वो हो रही है हमारी QCD और ये D के बाद क्या, E एंड R, ये वाली पावर प्लस ये वाली, ये जनरेट हो रही है हमारी। तो इस केस में भी सेम क्या रहा हमारा, कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारी विच इज़ ग्रेटर देन दी जो जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो एनर्जी है हमारी फ्लाईव्हील से वो रिलीज हो जाएगी और फ्लाईव्हील की स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पोजीशन R से, ये इसका नाम हम S रख देते हैं, जब हमारा क्रैंक पोजीशन R से S में मूव करेगा, R to S, इस केस में क्या होगा कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है विच इज़ एरिया अंडर द मीन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन REG एंड S। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो REG एंड S। ठीक है, ये वाली। और जो जनरेट हो रही है पावर विच इज़ एरिया अंडर द टर्निंग मोमेंट डायग्राम REFG एंड S, REFG and S। In this case the energy is generated is more than the requirement। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हमारी फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाएगी और फ्लाईव्हील की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि जब हमारा जो पोजीशन है वो S2 यहाँ ये H पे मूव करेगा। ठीक है, जब हमारी S2 H मूव करेगी क्रैंक की पोजीशन, उस केस में क्या होगा कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है विच इज़ एरिया अंडर द मीन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन मीन्स SGI एंड H, जो रिक्वायरमेंट है विच इज़ SGI एंड H, और जो जनरेट हो रही है पावर विच इज़ एरिया अंडर द टर्निंग मोमेंट डायग्राम SG एंड H। तो जनरेटेड कितनी हो गई, SG एंड H। तो यहाँ क्या देखते हैं हम कि जो एनर्जी जनरेट हुई है विच इज़ लेस देन दी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ के इस केस में क्या होगा कि जो फ्लाईव्हील से एनर्जी रिलीज हो जाएगी और फ्लाईव्हील की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से डिफरेंट पोजीशन पे हमारा एनर्जी को रिलीज़ करता है फ्लाईव्हील और डिफरेंट पोजीशन पे एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी स्पीड है ड्यूरिंग दिस कंप्लीट साइकिल वो एक कांस्टेंट बनी रहती है, और इस तरीके से हमारा ये टर्निंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ होता है सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन में। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि जो मेन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन है ये वाली, ठीक है, इस पोजीशन के ऊपर कभी एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, कभी एनर्जी कम है यहाँ पर, कभी मेन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर जो ये एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, मेन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन के कभी ऊपर ज़्यादा है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, तो इसे कहा गया है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, when the energy of the flywheel is fluctuate between upper position of main resisting torque line and lower position of main resisting torque line। तो जो मेन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन से जो फ्लाईव्हील की जो एनर्जी है वो ऊपर मैक्सिमम कभी नीचे जब फ्लक्चुएट जो कर रही है, इसको कहा गया है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या हुआ कि मेन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन से कभी एनर्जी ज़्यादा हो रही है
और कभी एनर्जी मेन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन से कम हो रही है, तो इसको कहा गया है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अगर हम इसको मैथमेटिकली काउंट करें तो ये हो जाएगी हमारी डेल्टा ई विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 900 m k स्क्वायर n और n1 माइनस n2, whereas the m is a mass of the flywheel and k is a radius of gyration and n is the average speed of the flywheel and n1 is the maximum speed of the flywheel and n2 is the minimum speed of the flywheel। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेल्टा ई इज द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 900 m k square n n1 minus n2, whereas the m pi is a constant and m is a mass of the flywheel and k is the radius of gyration and n is the average speed of the flywheel and n1 is maximum speed। कहाँ पर होगी maximum speed? जब हमारा टर्निंग मोमेंट मैक्सिमम होगा n1, और n2 इज अ मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लाईव्हील की। ठीक है, तो जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, जब हमारी जो डिफरेंस है मैक्सिमम एनर्जी का, ठीक है, और मिनिमम एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे कहा जाएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, उसको कहा जाएगा हमारा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सिमिलर क्या होगा हमारा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील का जो डिफरेंस है उसे कहा जाएगा हमारा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होगा कि जो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील। ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अब उसके बाद आता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, जिसको CS से डिनोट करते हैं हम, CS, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड टू द एवरेज स्पीड। ठीक है, CS विच इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड, ये क्या था, जो मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड का डिफरेंस था, यानी n1 माइनस n2 अपॉन द एवरेज स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, ये हो गया हमारा CS विच इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड, यानी मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का जो डिफरेंस है टू दी एवरेज स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, इनका जो रेशियो है उसको कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो इस तरीके से इन कुछ जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनका यूज़ करेंगे हम न्यूमेरिकल्स करने में, तो ये आपके अच्छे से समझ आया होगा सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का डायग्राम। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ट्राई करेंगे हम। थैंक यू।